आप सब लोग? मैं इसलिए हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस से तोड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी फिजिक्स की एक क्लास हो चुकी थी और हमने फिजिक्स की बेसिक क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत सारी जानकारी हासिल की थी। आज हमारी फिजिक्स की दूसरी क्लास है। तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली क्लास नहीं देखी है उनको दूसरी क्लास थोड़ी सी भारी लगेगी, क्योंकि बेसिक्स वगैरह कुछ उसमें कर चुके हैं अपन। तो आप जो लोग नए हैं पहले जाकर के आप पहली क्लास देखिए और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो पहली क्लास देखिए, उसके बाद आज दूसरी क्लास है। आज की क्लास में अपन को क्या पढ़ना है? तो देखो, पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहली क्लास को जब हमने छोड़ा था तो लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, यानी कि आवेश के गुणधर्मों के बारे में बातें कर रहे थे। तो इसके बारे में आवेश के गुणधर्म क्या क्या पढ़े थे हमने, पहले रिवाइज कर लेते हैं। जो आवेश के गुणधर्म थे उनमें सबसे पहले आपने पढ़ा कि एडिटिव होता है, योगात्मक होता है, मतलब आप इसको बीजगणित की तरह से जोड़ बाकी कर सकते हो इसके साथ। ओके, दूसरा आपने पढ़ा कि इनवेरिएंट होता है, यानी कि ये जो होता है अपरिवर्त होता है। क्यू रेस्ट बराबर क्यू मोशन, ये हमने जाना था, मतलब रेस्ट में और मोशन में चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, इसके बाद हमने देखा कि जो चार्ज होता है ये जो होता है ना, किसी दूसरे सेम चार्ज से रिपल होता है। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है, इसके सामने नेगेटिव चार्ज लेके आ जाओगे तो रिपल होगा, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव लेके आओगे तो ये अट्रैक्ट होगा। मतलब सेम में क्या होगी, दुश्मनी, और अपोजिट में क्या होगा, प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा। ओके, इसके बाद हमने जाना था कि कंडक्टर को आप चार्ज दोगे तो उसकी सरफेस पर होगा, और हमने इंसुलेटर को चार्ज दिया था तो वो चार्ज इसकी सरफेस पर था। ओके, सॉरी, इसके वॉल्यूम में भी चला गया था, सरफेस पर था, जहाँ पर चार्ज छोड़ोगे वहीं पर रहेगा। इसके बाद एक चीज और मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि जो चार्ज होता है इसकी प्रॉपर्टी ये भी होती है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड इसका क्या मतलब है? आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित है, इसका क्या मतलब है? संरक्षण का मतलब क्या होता है? चार्ज जो होता है इसको आप न तो पैदा कर सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। और चार्ज नेवर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, आप इसको न तो क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, न इसको खत्म कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो समझते हैं कैसे। तो एक सिस्टम का, एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? विलगित निकाय, हिंदी में कहते हैं दोस्तों विलगित निकाय। आपने 11th क्लास में भी केमिस्ट्री में विलगित निकाय पढ़े होंगे, और आपने 11th फिजिक्स में भी विलगित निकाय पढ़े होंगे। विलगित निकाय का क्या मतलब है? मतलब तन्हा सिस्टम, तन्हा, विलगित का मतलब तन्हा, अकेले में, मतलब दूसरे के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। विलगित निकाय बोल रहा हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहा हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा, टोटल चार्ज कंजर्व होगा। ओके, तो देखना टोटल चार्ज का मतलब क्या है। ये एक सिस्टम है, आइसोलेटेड है, और ये एक सिस्टम है, ये भी आइसोलेटेड है। ओके, यहाँ पर मैं बोला Q1 चार्ज है 5 कूलम, Q2 चार्ज है -2 कूलम, Q3 चार्ज है ये -1 कूलम। ओके, अब ये एक सिस्टम है। अब ये वही सिस्टम, इस सिस्टम में मैंने कुछ कर दिया। क्या कर दिया? कुछ कर दिया। कुछ क्या किया? जो मैंने कुछ भी किया होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो किया उसकी वजह से Q1 चार्ज जो है ये पहले 5 कूलम था, अब ये Q1 चार्ज 5 कूलम से मान लो 4 कूलम हो जाता है। और Q2 चार्ज है जो पहले -2 कूलम था, ये Q2 चार्ज -1 कूलम हो जाता है। अब Q3 चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखना, यहीं पर अपन काम में लेते हैं कि चार्ज इज कंजर्व, आवेश संरक्षित है। आवेश सुरक्षित है मतलब न तो पैदा किया गया है, नहीं नष्ट किया गया, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा। मतलब पहले जितना चार्ज होगा बाद में भी चार्ज उतना ही रहेगा। ओके, तो अपन सोल्व कर लेते हैं। पहले कितना था? Q टोटल कितना था? तो Q टोटल बराबर आप क्या करोगे? Q1 यानी कि 5 कूलम माइनस प्लस का Q2 करोगे, प्लस में क्या है -2, तो -2 कूलम और -1 कूलम, तो कितना हो जाएगा? -3 और ये हो जाएगा 2 कूलम। तो टोटल चार्ज पहले कितना था सिस्टम का? 2 कूलम था। अब टोटल चार्ज कितना होगा? तो Q टोटल बराबर Q1 + Q2 + Q3। ओके, Q टोटल कितना है? 2 कूलम था, तो अभी भी 2 ही रहेगा। Q1 कितना है? 4 कूलम है, और ये Q2 कितना है? -1 कूलम, और Q3 अपने को निकालना है। तो इसमें से 1 गया तो कितना हो गया? 4 में से 1 गया तो 3, और इधर क्या रह गया? इसका 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, और ये इधर आएगा 3 तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो 2 कूलम -3 कूलम बराबर Q3। ओके, तो Q3 कितना आ जाएगा? -1 कूलम। तो Q3 अभी भी कितना है? -1 कूलम। मतलब इंटरेक्शन इन दोनों बॉडी के बीच में हुई। एक्चुअल में हुआ क्या? इसमें से 1 कूलम इसमें चला गया। ओके, सॉरी, इसमें से 1 कूलम इसमें चला गया, तो इसमें हो गया 4 और इसमें हो गया -1। तो इसके बीच साथ कुछ नहीं हुआ, तो आपने कहा Q3 चार्ज हमने निकाल लिया। ऐसे हमने किया क्या? एक्चुअल में हमने पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर रखा था। इस सिस्टम का चार्ज कंजर्व था, तो जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। इसके बीच में कुछ भी इंटरेक्शन हो सकता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन किसी एक सिस्टम का टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। ओके, ये चार्ज की एक और प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना था? इसके बाद हमको चार्ज की प्रॉपर्टी के बाद हमको पढ़ना है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, आवेशन की विधियाँ।
मतलब आप किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज यानी कि आवेशित कर सकते हो। तो अपना आज का जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ओके, ये अपनी हेडिंग है। अब चार्जिंग के मेथड्स, तरीके क्या क्या है, आवेशन की विधियां क्या क्या है, तो इसकी 3 विधियां दोस्तों अपन को पढ़नी है। सबसे पहला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण के द्वारा आवेशन, हिंदी में कहेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण, घर्षण मतलब रगड़ना। ओके, दूसरा होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन को हिंदी में कहेंगे चालन द्वारा आवेशन। किसके द्वारा? चालन द्वारा। और तीसरा अपन को तरीका पढ़ना होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन जिसको अपन हिंदी में कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो चार्जिंग के 3 मेथड हो सकते हैं। आप किसी बॉडी को 3 तरीके से, वहाँ से और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन अपने सिलेबस के 3 ही है ना, आपको इन 3 तरीकों से चार्ज कर सकते हो। कौन कौन सा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। घर्षण द्वारा चालन, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नंबर 1 की जो अपनी हेडिंग रहेगी क्या होगी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन क्या पढ़ेंगे इसको, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन समझते हैं क्या चीज़ होती है, आवेशन। देखो भैया जी, आपने ये तो देखो सर्दी में आपको सर्दी लगती है तो आप ऐसे हाथ को रगड़ते हो तो आपके हाथ में गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है। तो आपने ऐसे हाथ रगड़ा तो इनमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी जो किसमें, हीट में कन्वर्ट होगी, मतलब एक एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट होगी। तो आप जैसे घर्षण करते हो ना, तो इस घर्षण से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा अगर आप किसी धातु को रब कर रहे हो, धातु को रब कर रहे हो, तो धातु को रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा की मात्रा इतनी है कि वो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से निकल जाएगा और दूसरी धातु इसको इलेक्ट्रॉन को या दूसरी बॉडी जो भी होगी इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा, उस धातु का इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसका कार्यफलन कम होगा, यानी जो कम एनर्जी पर ही अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, उसका आयनाइजेशन हो जाएगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। देखो डायग्रामेटिक समझाता हूँ। आपने जैसे एक मेटल ले लिया, एक मेटल ए है, इसके साथ दूसरी बॉडी बी है, इस बॉडी बी को आप रगड़ रहे हो। ओके, तो ये रहा एक ए और ये रहा बी। ओके, आप इसको इसके ऊपर रगड़ रहे हो, ऐसे एक ए इसके ऊपर बी को ऐसे ऐसे रगड़ रहे हो। जब आप रगड़ रहे हो तो क्या होगा कि जो कम कार्यफलन वाली धातु होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में चला जाएगा। तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी में चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चला जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो बॉडी ए होगी ये भी आवेशित हो जाएगी और बॉडी बी होगी ये भी आवेशित हो जाएगी। अब हम पूछे बॉडी ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा आवेश आएगा, तो देखो ए में से तो इलेक्ट्रॉन निकला है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसके ऊपर कौन सा आवेश आता है, उसके ऊपर भैया जी इलेक्ट्रॉन निकलने से धनावेश आता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो आप जब भी किसी दो बॉडी को रब करते हो, दो वस्तुओं को, दो पिंडों को रगड़ते हो, तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन? घर्षण के द्वारा आवेशन करते हैं, जो कि आवेशन की एक विधि है। बोलो दोनों बॉडी चार्ज हो गई? बिल्कुल हो गई। तो हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ लिया। आप उम्मीद करता हूँ इसको समझ पाए होंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। अब अपना दूसरा जो तरीका रहेगा वो होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, ये क्या है? नंबर 2 पर अपन क्या पढ़ेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन जिसको अपन हिंदी में क्या कहेंगे? इसको अपन हिंदी में कहेंगे चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या है दोस्तों, समझना। चालन द्वारा आवेशन ये है कि आप दो बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर के आ जाओ। तो जब अपन दो बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर के आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने से वो दोनों चार्ज, एक बॉडी अगर चार्ज होगी और दूसरी बॉडी को उस कांटेक्ट में लेके आओगे तो वो दूसरी भी चार्ज हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना मेटल होनी चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो देखना कैसे क्या कर रहे हैं अपन, समझना चीज़ों को। सीधा कांटेक्ट में आने पर ही कंडक्शन के द्वारा चार्जिंग होगी। ये मेरे पास एक बॉडी है, एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसके ऊपर मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। कैसा चार्ज दे रखा है? पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। ओके, और ये जो है इस तरह से एक इंसुलेटर, एक डंडा लगा हुआ है, इसकी डंडी है, ये टिंडकी से जुड़ा हुआ है इस डंडी से, और ये मेटेलिक है, ये कंडक्टर है। ये क्या है? कंडक्टर। इस कंडक्टर के ऊपर चालक है ना, हिंदी में बोलेंगे चालक है। इस चालक के ऊपर आवेश कौन सा है? धनावेश है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और है मेरे पास चालक, ये रहा, ये न्यूट्रल है। ओके, ये न्यूट्रल है। कैसा है? न्यूट्रल। उदासीन, हिंदी में लिख देते ये उदासीन है। ओके, उदासीन यानी न्यूट्रल है।
तो एक तो मेरे पास चार्ज कंडक्टर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा मेरे पास एक न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को करीब लेके आता हूँ, इनकी दूरियाँ घटा देता हूँ, इनमें नज़दीकियाँ ले आता हूँ, इनको बिल्कुल पास पास चिपका देता हूँ, मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आ जाता हूँ। तो जब मैं इन दो बॉडी को कांटेक्ट में लेके आऊँगा तो ये दोनों ही चालक है, मेटल मतलब मेटल है, मान लो मेटलिक कंडक्टर के चालक है। तो अगर ये चालक हैं तो जो चार्ज इसके पास होगा, अब ये इसके कांटेक्ट में आया तो कुछ ये भी लेगा, ओके, तो चार्ज बट जाएगा। और सर ये चार्ज आधा आधा बटेगा क्या, आधा ये ले लेगा आधा ये ले लेगा? नहीं भैया, मैं ये नहीं कहता कि आधा आधा बटेगा। क्यों? आधा आधा तब बटेगा जब ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल का मतलब जितना ये अगर गोला है तो इसका रेडियस और मेटल किस मेटल से बना है, इसका पदार्थ कैसा है, सब कुछ सेम होगा मटेरियल वगैरह, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। लेकिन मान लो अलग अलग मटेरियल पदार्थ अलग अलग है, दोनों की रेडियस वगैरह अलग अलग है, तो फिर बराबर बराबर नहीं बढ़ेगा। हाँ, मान लो अगर ये दो गोले हैं तो इनकी ये जो आवेश बटेगा ये इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ सकता है ना। हाँ, तो वो सारा डिपेंड करता है, जो अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे क्या हो रहा है। बट हाँ, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, बाकी आधा आधा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर चार्ज का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों को वापस से जुदा कर लेते हैं। पहले दोनों को करीब लेकर के आए, दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, अब वापस से इनको जुदा कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। तो जब इनको अलग अलग करेंगे तो इस वाली पे भी कुछ कुछ चार्ज रहेगा, भले ही पहले से कम है लेकिन है तो है, और इस वाली पे कुछ कुछ चार्ज होगा। पहले न्यूट्रल थी ये बॉडी, पहले कैसी थी, न्यूट्रल थी, उदासीन थी। आज ही कैसी है, आज ही चार्ज है। कैसा आवेश है इसके ऊपर, धनावेश है, ओके। तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, दोनों को कांटेक्ट में लाओ, चार्ज करो, सिंपल है। तो देखना इसमें अब बारीकी से जो मैं नज़र आपको दिखा रहा हूँ उस पर नज़र डालना। ये चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था, और इसकी वजह से इस पर भी जो चार्ज आया ये कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। तो आप अगर कंडक्शन से किसी की चार्जिंग कर रहे हो बॉडी की तो उस पर सेम नेचर का चार्ज आ रहा है। कैसा आ रहा है, सेम नेचर का। ये पॉजिटिव था तो वो भी कैसा था, पॉजिटिव था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तीसरा तरीका देखते हैं अपन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ जी, तीसरा तरीका। तो पहले दो तरीकों को एक बार फटाक से देख लो। क्या है पहला तरीका, घर्षण के द्वारा इन दोनों को रब करो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला उस पर नेगेटिव, जिसके पास आया उस पर पॉजिटिव। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, दोनों को कांटेक्ट में लेके आओ, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो एक पर जो है जो चार्ज हो वो बढ़ जाएगा और सेम नेचर का चार्ज आएगा। अब तीसरा क्या है, तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हिंदी में कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ये क्या होगा, ये बड़ा अजीब है भैया। इसमें क्या होगा कि इसमें जब आप एक बॉडी को चार्ज करोगे तो उसको कांटेक्ट में नहीं लाओगे, उसको संपर्क में नहीं लाओगे, बिना संपर्क में लाए दूरियों के साथ ही चार्ज कर देना, ये होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। कैसे होगा, बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, बिना टच किए तो हमारा काम हो ही नहीं सकता, लेकिन इस मेथड में हमारा काम बिना टच किए ही हो जाएगा। देखते हैं कैसे। हमारे पास मान लो ये एक छड़ है, ये इसके ऊपर मैं कौन सा चार्ज मान रहा हूँ, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मानना कि इसको पॉजिटिव चार्ज है, ओके। इस छड़ की वजह से मैं किसी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जो है चार्ज लेके आऊँगा तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये उस छड़ के अंदर चार्ज को पैदा कर देगा, चार्ज को इंड्यूस कर देगा, इसको मैं इंड्यूसर बोल देता हूँ, है ना, इंड्यूसर है ना, ये चार्ज पैदा कर रहा है। अब ये इंड्यूसर है, ये चार्ज पैदा करेगा, प्रेरक है ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ओके। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ेगा, मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये रहा हमारे पास एक इंड्यूसर है, इंड्यूसर ना, प्रेरक, हिंदी में कहेंगे प्रेरक। इसके पास में हम एक न्यूट्रल बॉडी लेके आया, ये रही न्यूट्रल बॉडी, उदासीन गोला है ये, उदासीन चालक, ओके, न्यूट्रल है। अब देखना, अब मैं इन दोनों को करीब लेके आता हूँ। तो पहला स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, दोनों को करीब लेके आते हैं, करीब आ गए दोनों, ये करीब आया, इतना करीब आ गया, लेकिन टच नहीं किया, ये ध्यान रखना, करीब तो आया लेकिन टच नहीं किया। टच करेगा तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इसने इसको टच कर लिया तो फिर वो चार्जिंग बाय कंडक्शन होगा, और हम क्या पढ़ रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी कि बिना छुए काम करना है। थोड़ा मुश्किल है पर हो जाएगा। देखना, जब ये दोनों करीब आएंगे तो ये एक मेटेलिक कंडक्टर, ये धात्विक चालक है, धातु का गोला है, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन भी इसके अंदर होंगे, न्यूक्लियेशन तक जाके बराबर है ना, सारे पॉजिटिव नेगेटिव बराबर।
लेकिन आपको मैंने कल की क्लास में सिखाया था कि प्लस क्यू और प्लस क्यू साथ साथ आ जाए या माइनस क्यू और माइनस क्यू साथ साथ आ जाए तो इनमें प्यार होगा कि दुश्मनी होगी। भैया जी इनमें दुश्मनी होगी, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। साथ ही साथ ये भी पढ़ा था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू पास पास आ जाए तो इनमें भैया जी प्यार होगा, इनमें अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। अब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास में आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो उसकी तरफ भागेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई आया है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो। तो सारा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एक्चुअल में इस तरफ शिफ्ट हो गया। इधर कौन सा चार्ज शिफ्ट हो गया, नेगेटिव। और अभी इसका इधर नेगेटिव हो गया तो जहाँ से छोड़ के आए उस पर हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, अब देख पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो अभी भी ये उदासीन है, अभी भी ये न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना उतना इस पर नेगेटिव है। ओके, जस्ट हुआ क्या, दोनों सेपरेट हो गए, पहले साथ साथ है अब सेपरेट हो गए दोनों चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया। अब इसके बाद मेरे पास दो रास्ते हैं करने के। पहला रास्ता दिखाता हूँ, चलो स्टेप सेकंड हो गया, स्टेप सेकंड में आप करीब लेकर के आ गए। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद मैं इस इंड्यूसर को ऐसे ही पास रखूँ, इसके पहला तरीका तो मैं ये कर सकता हूँ, इंड्यूसर को इसके पास रखूँ और इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज ऐसे 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 नेगेटिव चार्ज और ऐसे और ऐसे 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 और ये इसके पास नेगेटिव चार्ज है। मैं क्या कर सकता हूँ, इधर इसके साइड इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, मैं इसकी अर्थिंग कर दूंगा। अच्छा, अर्थिंग करने का क्या मतलब है, अर्थिंग करने का मतलब है आप उसको अर्थ से जोड़ दो, मतलब एक वायर लो और ज़मीन में जोड़ दो, अर्थिंग कर दो। इसका मतलब मैंने इसकी अर्थिंग कर दी। अच्छा, आपको आने वाली क्लासों में जब कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे तो पता चलेगा पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। ओके, तो मतलब आप पृथ्वी के अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन लो या फिर इसको कितने इलेक्ट्रॉन दो, इसमें से कितने चार्ज लो, कितने चार्ज दो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी विद्युतीय प्रकृति परिवर्तित नहीं होगी। तो हम जैसे इसकी अर्थिंग करते हैं ना, तो ये बोलता है भैया जी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ये बोलता है पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ से धरती के अंदर से इलेक्ट्रॉन जितने इधर पॉजिटिव चार्ज होगा उतने बराबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे। हकीकत में तो ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, लेकिन समझने के लिए अपन ये भी बोल सकते हैं सारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़मीन के अंदर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज़मीन के अंदर चला जाएगा। और सर जब पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव में तो जाएगा ना, नेगेटिव नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इंड्यूसर होगा इस चार्ज को खींच के रखेगा, इसको जाने नहीं देगा। तो ये नेगेटिव वाला तो नहीं जाएगा क्योंकि पास में कौन है, इंड्यूसर, लेकिन पॉजिटिव वाला चार्ज ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ओके, और हकीकत समझे तो पॉजिटिव भी ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा है, ज़मीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और उसको न्यूट्रल कर रहे हैं। ओके, इतना हो गया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में अपन ये अर्थिंग वाले वायर को हटा देंगे, अर्थिंग वाले वायर को हटा देंगे। ध्यान रखना, बड़े ही ध्यान के साथ खेलना है। क्या, अर्थिंग वाले वायर को आप हटा रहे हो लेकिन इंड्यूसर को दूर नहीं करना है। अगर इंड्यूसर को दूर करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। इंड्यूसर को दूर किए बिना इस अर्थिंग वाले वायर को आपको हटाना है। अब अर्थिंग वाला वायर हटाया, अभी भी इसके पास देखो इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है। अब अर्थिंग वाला वायर हमने हटा दिया। जब अर्थिंग वाला वायर हट जाए उसके बाद क्या करो, इसके बाद आराम से आप क्या करो, इस इंड्यूसर को हटा दो। जब आप इंड्यूसर को हटा दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर नेगेटिव 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 सब तरफ फैल जाएगा, जो एक तरफ था वो सब तरफ फैल जाएगा। तो सर जी हम पहले इंड्यूसर को हटा के फिर अर्थिंग हटाकर क्या होता, अरे तुम पहले इंड्यूसर को हटा देते तो वो जो नेगेटिव चार्ज था वो भी ज़मीन में चला जाता, जो नेगेटिव चार्ज था वो भी ज़मीन में चला जाता। तो तुम चार्ज क्या करते, हाँ जी हाँ, आगे देखते हैं अपन। यहाँ पर नेगेटिव 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 इस तरह से। तो बोलो चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, बोला पहले एक न्यूट्रल बॉडी थी, अब कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखना क्या किया हमने, स्टेप फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, ये स्टेप थर्ड हो गया, स्टेप थर्ड, और ये स्टेप अपना चौथा हो गया, स्टेप फोर। स्टेप फोर में ये काम हो गया अपना सारा का सारा। देखो इधर सबसे पहले हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के पास में एक इंड्यूसर लेके आए। इस वजह से इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन या जो भी कहे नेगेटिव अपोजिट चार्ज इसकी तरफ शिफ्ट हुआ अट्रैक्शन की वजह से, और उतना का उतना पॉजिटिव, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में उतने पॉजिटिव चार्ज बना। फिर हमने इसकी अर्थिंग कर दी तो वो चार्ज किधर चला गया, ज़मीन में चला गया। फिर हमने इंड्यूसर को धीरे से हटा दिया, तो धीरे से हटा दिया तो फिर चार्ज पर आ गया। तुम सोच रहे हो कि सर इस डंडी से ज़मीन में नहीं जाएगा क्या, इस डंडी से ज़मीन में नहीं जाएगा क्या, तो पहले ही बता दूँ ये एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर डंडी है। इंसुलेटर का मतलब क्या है, ये कुचालक डंडी है, कुचालक डंडी है, कुचालक डंडी, इधर से इलेक्ट्रॉन आ जा नहीं सकते। हाँ, मैं बोल रहा था इसके दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, तो मेरे पास दिमाग में दो तरीके चलते हैं। तो वो पहला तरीका तो ये हो गया, आपको पूरा पूरा ऐसा इसको चार्ज कर दिया। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने एक न्यूट्रल बॉडी के पास आप एक इंड्यूसर लेके आए, चार्ज बॉडी लेके आए,
तो उसकी वजह से इसमें चार्ज जो है सेपरेशन हो गया चार्ज का, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद या तो ये तरीका अपनाओ आप, या फिर इसी से आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, और लिख देता हूँ इन दोनों के बीच में और लिखना, और का मतलब अथवा, मतलब आप तो ये तरीका अपनाओ, इसको अर्थिंग कर दो। अर्थिंग नहीं कर सकते तो एक और तरीका अपने पास, ये रहा इंड्यूसर, इंड्यूसर है। अब आप क्या करो, इंड्यूसर तो है जो है, इसके पास नेगेटिव चार्ज तो है जो है, और ये पॉजिटिव चार्ज तो है जो है। एक काम करो ना, आप इसके अगले स्टेप में क्या करो, आप अर्थिंग मत करो, आप एक कंडक्टर गोला लेके आओ, ऐसा का ऐसा या कैसा भी कंडक्टर होना चाहिए बस, वो ला के इसके टच कर दो, इसके टच कर दो, दूसरा गोला इसके टच कर दो। जब आप इसको टच करोगे तो टच करने से क्या होगा, इसकी भी इंसुलेटर डंडी, इसको आप टच करोगे तो टच करने से क्या होगा, टच करने से ये होगा, ये रहा इंड्यूसर, इंड्यूसर ओके, और इसके पास ये रहा इसका नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ ही ये इसकी डंडी, और ये रहा दूसरा वाला गोला, ये इसकी डंडी। इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा या थोड़ा सा इस पर भी बढ़ जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि आधा आधा बटेगा, वही सारी कंडीशन फिर से लागू होगी, आधा आधा तो नहीं होगा, लेकिन इसका कुछ कुछ चार्ज इस पर रहेगा और कुछ कुछ चार्ज इस पर बढ़ जाएगा, सारा का सारा ये भी नहीं लेगा, कुछ कुछ चार्ज ये ले लेगा। ओके, तो चार्ज इसके ऊपर चला गया। अब ध्यान रखना, इंड्यूसर को पहले ही मैं बता देना। अब क्या करो, इस गोले को जो दूसरा वाला तुम लेके आए थे इसको दूर कर दो, इसको दूर कर दो। तो ये रहा इंड्यूसर, अभी भी पास का पास लगा के रखना है, और ये जो गोला है इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये जो हमने दूसरा गोला है इसको हटा लिया, इसको हटा लिया, तो इस पर भी क्या आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो अब देखो, अब आप ये हो गया स्टेप फर्स्ट सेकंड, और ये स्टेप थर्ड हो गया, स्टेप थर्ड। इसके बाद अपन देखते हैं ये स्टेप फोर्थ, स्टेप फोर्थ। अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, अब आपने इसको क्या किया, इंड्यूसर को हटा लेना है। इंड्यूसर को हटा लोगे, ये जो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पूरे गोले के ऊपर आ जाएगा। तो देखो कितना आसान है। हाँ, इसमें पहले इंड्यूसर क्यों नहीं हटाते, क्योंकि पहले इंड्यूसर हटाओगे तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी, सारा का सारा चार्ज बढ़ के जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये आपके दो तरीके हो सकते हैं। तो हम क्या करें, या तो अर्थिंग कर दें या फिर कोई और न्यूट्रल बॉडी है इससे चिपका के। हाँ, लेकिन ये तरीके में देखो, आपने इस एक न्यूट्रल बॉडी और दूसरी न्यूट्रल बॉडी एक साथ दो को आवेशित कर दिया, दो को चार्ज कर दिया, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव। लेकिन इस रास्ते से चले तो हमने सिर्फ एक बॉडी को चार्ज किया। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप चार्जिंग कर रहे हो बाय इंडक्शन, तो आपने प्रेरक कैसा लिया, पॉजिटिव, और जब आप अर्थिंग वाले तरीके से कर रहे हो तो आपने उस बॉडी पर चार्ज कैसा पैदा कर दिया, नेगेटिव, यानी अपोजिट नेचर का। लेकिन आप एक इंड्यूसर लेकर के इस रास्ते से चले तो आपने इस पर नेगेटिव भी चार्ज पैदा किया और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी, दूसरे वाले पर पॉजिटिव चार्ज भी पैदा किया। ओके, तो ये पूरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन समझ में आया होगा। ईजी है, बिल्कुल ईजी है। तो हमारे जो है ना क्या कहते हैं, चार्जिंग की, आवेशन की तीन विधियाँ हमारे पास होगी। सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रगड़ के, ओके, दूसरा कंडक्शन, संपर्क में लाके, कॉन्टैक्ट में लाके, और तीसरा इंडक्शन, यानी कि बिना संपर्क में लाए सिर्फ पास आकर के काम निपटा दिया। ओके, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव था, नेगेटिव भी कर दिया, पॉजिटिव भी कर दिया। तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पर हमारे जो है, यहाँ पर चार्जिंग की मेथड पूरी होती है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ जी, नेक्स्ट अब अपन को क्या पढ़ना है। अब जो अपन को पढ़ना है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जान है। वो कौन है, वो है कूलॉम्स लॉ। वो आ गया जिसका इंतजार था। कूलॉम्स लॉ पढ़ना है भैया, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। इस पिक्चर का हीरो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हीरो है कूलॉम, और अब हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम। अब देखना कूलॉम्स लॉ। एक साइंटिस्ट था कूलॉम, जिसने बताया, जैसे अभी मैंने बोला प्लस प्लस या माइनस माइनस सेम चार्ज होगा। प्यार की दुश्मनी तो आप बोलोगे दुश्मनी, मैंने कहा प्लस माइनस प्यार की दुश्मनी, आप बोलोगे प्यार। तो ये अट्रैक्शन है, रिपल्सन है। अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का वैल्यू कितना है, वो फोर्स का वैल्यू एक साइंटिस्ट ने बताया जिसका नाम था कूलॉम। तो कूलॉम ने भैया जी 1875 में इसके बारे में बताया, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। लेकिन इतना भारी भी नहीं है। आप जब 11वीं क्लास में थे या फिर 10वीं क्लास में, 10वीं में भी आता है, आपने पढ़ा था कि एक बॉडी होती है, जैसे एक पिंड होता है, एक वस्तु होता है, पार्टिकल होता है जिसका द्रव्यमान m1 होता है, और दूसरा बॉडी होता है जिसका द्रव्यमान m2 होता है, और दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे से r होता है। तो ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, गुरुत्वीय बल लगता है Fg, जिसका वैल्यू आपने कितना याद किया था, G m1
m2/r²। ये आप 11वीं क्लास में पढ़ के आते हो, ग्रेविटी वाले, हाँ ग्रेविटी वाला चैप्टर आता है ना 8 वाला, उसमें पढ़ते हो। तो G बराबर, या फिर खाली m भी लिखा रहता है और बहुत सी किताबों में Fg भी लिखा रहता है। वो किसके बराबर होता है? Gm1m2/r² के बराबर होता है। अब अपन क्या करते हैं कि बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको 12th में कहीं पर भी जोड़ नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको हल्की फुल्की मिलती हुई नजर आएगी। और मैं तो ज़्यादा ही कोरिलेट करता हूँ इन चीज़ों को 11th से। तो देखना यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे, इसके कुलाम्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बिल्कुल उसकी जैसी 11th में आपने क्या पढ़ा था, 2 गोले पढ़े थे ना, तो यहाँ पर आप 2 चार्ज पढ़ोगे, एक चार्ज होगा Q1 और दूसरा चार्ज होगा Q2। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी r, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन कितनी लेंगे, स्मॉल r। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो कितना होगा, Gm1m2/r²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1Q2/r²। कैसे होता है निकालते हैं। तो कुलाम भाई साहब ने क्या बताया, कुलाम भाई साहब ने बताया कि भैया जी हमने ऑब्जर्व किया है कि जब 2 चार्ज लेते हैं और उन 2 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, उन दोनों के गुणा के बराबर होता है ना। तो ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ओके, दूसरी बात इसने बताई कि F जो होता है वो इसकी दूरी के इन्वर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप सोचो 2 चार्ज है, ये 3 कूलम है, ये 3 कूलम है। दूसरी कंडीशन में लेता हूँ, ये 5 कूलम, ये 5 कूलम। तो 5 कूलम वाली कंडीशन में फोर्स ज़्यादा लगेगा, 3 कूलम वाले, तो जाहिर सी बात है 5 कूलम वाली में ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो जैसे ये जो होता है ना, इसका Q का वैल्यू बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के है ना, Q1 Q2 की। दूसरी, अगर मैं इन दोनों को दूर लेके जाऊँ तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स कम हो जाता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। अब इन दोनों बातों को एक साथ लिख दें तो क्या लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और आप प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, तो इसको K, कांस्टेंट का नाम है K, Q1 Q2/r²। ये है कूलम्ब्स लॉ। क्या है, F बराबर K Q1 Q2/r²। यहाँ पर K क्या है, यहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको कूलम्बिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो K ये है। ओके, अब आगे देखना, F बराबर K Q1 Q2/r²। इस K की वैल्यू कितनी होती है, इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। तो इस फॉर्मूले में K की वैल्यू रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा K की जगह क्या लिख देंगे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलम्ब्स लॉ है। इसको एक इक्वेशन दे दो, इसको 2 दे दो, इस तरह से। तो देखो कूलम्ब्स लॉ क्या है, F बराबर K Q1 Q2/r²। लगने वाला फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो F बराबर K Q1 Q2/r²। ठीक वैसे याद करना जैसे आपने याद किया था F बराबर Gm1m2/r²। वहाँ पर G था, यहाँ पर K है। ओके, तो F बराबर K Q1 Q2/r²। K क्या है, एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनल के हटाने से लगता है। ओके, इस K को जो है K का वैल्यू कितना होता है, 1/4πε0। ओके, ये 1/4πε0 जो है ये फ्री स्पेस वैक्यूम यानी कि निर्वात के लिए, ओके, मीडियम के लिए K का वैल्यू बदल जाएगा। तो ये जो K है, इस K का वैल्यू कितना आया, K जो होता है ये होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू है ना, ये बता रहा हूँ मैं K किसके लिए, वैक्यूम के लिए। तो K वैक्यूम को हिंदी में कहते हैं निर्वात। निर्वात उसको कहते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, उसको निर्वात कहते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू वैक्यूम के लिए होता है, वैक्यूम के लिए कूलम्ब इसका होता है 9 × 10⁹ अब देखना इसका यूनिट क्या होता है। मैं यूनिट 1 सेकंड में निकाल लूँगा, लेकिन आपको यहाँ से यूनिट निकाल के दिखा तो आपको याद रह जाएगा किससे। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में वापस यहाँ पे लिखता हूँ, F बराबर K Q1 Q2/r²। अब मैं K की यूनिट निकाल रहा हूँ, तो K की यूनिट कैसे निकालेंगे, K बराबर F/r²/Q1 Q2। देखो ये K को यहीं रखा, R को इधर भेजा, तो F/r² और Q1 Q2 कहाँ गए, इसके बटे में यहाँ पर आ गए। तो अब देखो K की अगर यूनिट निकालनी है मेरे को, तो इसकी यूनिट निकालने में क्या क्या आ रहा है, F आ रहा है। F क्या है, फोर्स को कैसे मापते हैं, न्यूटन से, इंटू r²। R क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को किस में मापेंगे, मीटर में। मीटर का क्या लगेगा, स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर बटा Q1 क्या है, चार्ज, Q2 क्या है, चार्ज। तो चार्ज इंटू चार्ज यानी कूलम्ब इंटू कूलम्ब, तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। ये K की यूनिट होती है वैक्यूम के लिए। बोलो K का वैल्यू और यूनिट आपको आसानी से याद हो गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पर काम में आ रही है कि अगर मान लो ये तो वैक्यूम है, अगर मीडियम होता तो मीडियम के लिए या माध्यम के लिए, देखो वैक्यूम मीडियम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अगर ये भी आया होगा इसमें, ये जो है ना, ये चार्ज, ये दोनों मैंने अंतरिक्ष में रखे हुए।
तो अंतरिक्ष में इनके बीच में कुछ भी नहीं है, तो इनके दरमियान कुछ नहीं है, तो आप ऐसा सा सब कुछ लागू कर सकते हो। मान लो ये दोनों में यहाँ पर लेके आ जाओ ज़मीन पर, तो इनके दरमियान में हवा होगी, लेकिन हवा से खास फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं इन दोनों के बीच में ऐसा कांच लगा देता हूँ, पूरा का पूरा कांच लगा दिया, तो अब इनके बीच में निर्वात नहीं है, इनके बीच में अब माध्यम है, उसको अपन मीडियम या माध्यम कहेंगे। मान लो दो चार्ज लेता हूँ मैं, उनको तेल में डुबो देता हूँ, तेल में डुबो दिया तो उन दोनों चार्ज के बीच में अब मीडियम है जो ऑयल है, तो ऑयल क्या है, तेल क्या है, माध्यम है, तो बीच में अगर कुछ माध्यम आ जाएगा, आप सोचो कि ये दोनों हवा में, तब इनके बीच में फोर्स लग रहा है। अब मैं इन दोनों के बीच में मीडियम कर देता हूँ, तो लगने वाला फोर्स कम होगा कि ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है फोर्स कम लगेगा, क्योंकि बीच में कुछ और आ रहा है, तो बीच में कुछ और आ जाएगा तो कम हो जाएगा। अब वो मैथमेटिकली कितना कम होगा, तो उसको बताने के लिए अपन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो के वैक्यूम के लिए कितना होता है, 9 × 10⁹, या फिर आप इसको 1/4πε0 लिखते हो। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले के की थोड़ी बात कर लेते हैं। के मीडियम, मीडियम के लिए क्या लिखोगे, 1/4πε0 ये मीडियम के लिए लिखा जाएगा। ओके, कि मीडियम क्या होगा, 1/4πε0 यहाँ तक की बात होगी। अब मैं इसको एप्सिलॉन के ऊपर थोड़ी बात कर लेता हूँ, ये आपको समझ में आ गया क्या है। F बराबर K/Q1Q2/r²। हाँ, के की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0, और 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसके बाद में आपको धीरे धीरे बहुत गहराइयों में लेके चला जाऊँगा। ध्यान से देखना, पहले थोड़ी पढ़ूंगा, उसके बाद तगड़े क्वेश्चन करूँगा। यहाँ पर अपन देखते हैं के मीडियम, के मीडियम ये सारा हो गया। अब एप्सिलॉन नोट की बात है, ये एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या फिर इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखना परमिटिव, इसको कहते हैं निर्वात की, हिंदी में कहेंगे निर्वात की पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता। ओके, एप्सिलॉन नोट। अब देखना यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एप्सिलॉन, चलो ठीक है लिख दिया तो सही बात है। एप्सिलॉन नोट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। एप्सिलॉन मीडियम, यहाँ पर मेरे को एक्चुअल में एप्सिलॉन मीडियम लिखी, फिर आगे का स्टेप में लिखना था, पर कोई बात नहीं, स्टेप में ठीक है। अगर मान लो मैं अगर वैक्यूम में रखता हूँ, तो यहाँ पर एफ जो लिखूंगा वो लिखूंगा 1/4πε0। वो एप्सिलॉन नोट क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब आप निर्वात में रखते हो, उसकी परमिटिविटी कितनी है, वहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को गुजरने देता है। ओके, परमिटिविटी के ऊपर अपन अच्छे से बात करेंगे। हाल फिलहाल आप देखो कि मान लो मैं इनको मीडियम में रखता हूँ, तो मीडियम में इतना दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ आड़े आ रहा है, मतलब इस फोर्स का वैल्यू घटेगा, मतलब आप वहाँ पर जो लिखोगे वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखोगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसको मैं एप्सिलॉन m लिख रहा हूँ, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हिंदी में कहेंगे माध्यम की पारगम्यता। और माध्यम की पारगम्यता क्या होती है, एप्सिलॉन m बराबर होता है एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r। ओके, तो एप्सिलॉन नोड ये आपको खास याद रखना है, एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r। अब सवाल पैदा होता है कि भैया जी एप्सिलॉन m पता है मीडियम की परमिटिविटी है, ये एप्सिलॉन r क्या है, ये तो नई चीज़ सामने आ गई। तो एप्सिलॉन r को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये बहुत सारे नाम आ जाएंगे, घबराना मत, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी हिंदी में इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सापेक्षिक पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता। ओके, तो यहाँ से अपन को एक और देखो, एक चीज़ हमने क्या सीखी, पर साथ के साथ नोट करते रहना भैया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन m क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की पारगम्यता। अब देखना माध्यम की पारगम्यता जब लिखने गए तो पता चला एप्सिलॉन m बराबर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r होता है, तो एप्सिलॉन r नई चीज़ आ गई। तो एप्सिलॉन r क्या है ये देखते हैं। तो एप्सिलॉन r क्या है, एप्सिलॉन r है रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी आप यहाँ से देखो, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r ये क्या होगा, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नोट। यही से देखो एप्सिलॉन r निकला है, क्या करना, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नोट। यानी रिलेटिव परमिटिविटी किसको कहते हैं, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की या वैक्यूम की परमिटिविटी, इस रेशियो को अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब देखो मीडियम की परमिटिविटी, इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, और इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट, इसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा, और ये यूनिट सेम होगा क्योंकि परमिटिविटी है, तो इस यूनिट से यूनिट कट जाएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन r का यूनिट क्या होगा, तो एप्सिलॉन r का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस है।
ये कैसी है, यूनिट लेस। अब यूनिट के अकॉर्डिंग ही डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है, तो ये डायमेंशन लेस भी होगा, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है ये यूनिट लेस यानी कि मात्रकहीन होती है तथा विमाहीन होती है। इसका ना तो मात्रक होता है ना ही इसकी विमा होती है। ओके, अब देखो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, वो एप्सिलॉन आर का वैल्यू आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मैं ये मिटा देता हूँ एप्सिलॉन आर का वैल्यू। एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻, एप्सिलॉन नोड का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो इसका वैल्यू मिलता है 8.85 इंटू 10⁻12, ये आपको याद रखना है ना। इसका यूनिट क्या होगा, फॉर्म वैल्यू तो लिख दी, इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर आपने ये जो लिख रखा ना के वैक्यूम, इसका यूनिट क्या है, इसका वैल्यू तो 9 × 10⁻9 और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मेरे को यूनिट निकालनी है एप्सिलॉन नोड की तो कैसे निकालूंगा, तो आपको पता है कि के जो होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। यहाँ से मैं एप्सिलॉन नोड लिखूंगा तो एप्सिलॉन नोड बराबर क्या होगा, 1/4 पाई के होगा। अब देखो 4 यानी कि 4 का कोई यूनिट नहीं होता, संख्या है तो पाई क्या है 3.14, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता, ये इसका तो कोई यूनिट होगा ही नहीं। तो एप्सिलॉन नोड का जो यूनिट होगा वो 1/k का यूनिट, यानी के का यूनिट का उल्टा। तो एप्सिलॉन नोड का यूनिट क्या होगा, इस के का यूनिट का उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो ये उल्टा करो, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नोड की वैल्यू कितनी होती है, 0.885 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। अच्छा देखना, ये जो है ना, ये वैल्यू इसके MKS में है, MKS में। अगर CGS में इसकी वैल्यू पूछी जाए तो के की वैल्यू CGS में कितनी होती है, के की वैल्यू CGS में होती है 1, इसकी जगह कितना आ जाता है 1, न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, इंटू मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलाम की जगह स्टेट कूलाम का स्क्वायर। ओके, तो ये ध्यान रखना, इसकी CGS में के की वैल्यू कितनी होती है 1, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटा स्टेट कूलाम का स्क्वायर। देखो न्यूटन MKS में होता है और CGS में न्यूटन की जगह क्या काम होता है, डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 11वीं में पढ़ते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। ओके, तो 1 न्यूटन 10⁵5 डाइन के बराबर होती है, बराबर होता है। ओके, सेंटीमीटर मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आप वो लिखोगे। कूलाम और स्टेट कूलाम का रिलेशन कल की क्लास में आता है, कूलाम जो होता है वो MKS में आता है और स्टेट कूलाम आपका CGS में आता है। कल CGS में यूनिट पढ़ाई थी, उसमें बताया था। ओके, तो इसकी दोनों यूनिट में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब बच रहा है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है वो भी बता देता हूँ। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना। पहली बात तो ये, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। एप्सिलॉन नोट जो लिखा था मैंने अभी, एप्सिलॉन नोट का यूनिट बताया था कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन आर जब भी लिखेंगे इसका कोई यूनिट नहीं होगा और आपको क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर ही दिया जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो होता है इसका वैल्यू वैक्यूम के लिए कितना होगा, तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है ये होता है 1। ओके, तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है 1। दूसरा है एप्सिलॉन आर का वैल्यू, मान लो अपन बात करते हैं एयर के लिए, हवा के लिए, तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है ये होता है 1.0013। तो इसको लगभग बराबर कितना मान लेंगे 1, यानी अपन को अगर हवा बोलेगा तो भी 1 लग देंगे एप्सिलॉन आर का वैल्यू, और वैक्यूम बोलेगा तो भी 1 लग देंगे। ओके, वाटर, पानी के लिए इसका कितना होता है, पानी के लिए एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है ये होता है 80। कितना होता है 80। अच्छा, मैं इसकी यूनिट नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कैसा यूनिट लेस है। अच्छा, इसके अलावा इसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू वाटर के लिए आ गया। अगला अपन देखते हैं मेटेलिक कंडक्टर के लिए। मेटेलिक कंडक्टर हिंदी में कहेंगे धात्विक चालक। धात्विक चालकों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है इन्फिनिटी। धात्विक चालकों के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी, अनंत होती है। ओके, तो ये एप्सिलॉन आर के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें कर ली। तो अभी तक हमने सीखा क्या है, थोड़ा सा भारी हो गया, इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अभी बहुत बाकी है। देखो इधर हमने क्या सीखा, हमने सीखा कूलाम्स लॉ, K(Q1Q2/r²। के का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहाँ पर एप्सिलॉन नोट क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, निर्वात की पारगम्यता। ओके, विद्युतीय पारगम्यता भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा कि जो हम वैक्यूम के लिए लिख रहे थे फॉर्मूला तो K(Q1Q2/r²) था, लेकिन मान लो अगर आप कोई मीडियम लो तो मीडियम में लगने वाला जो आपका कूलामिक फोर्स होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो उसके लिए K मीडियम काम में लेना पड़ेगा। उस टाइम पे आप एप्सिलॉन मीडियम वाला काम में लोगे, तो एप्सिलॉन मीडियम क्या होता है, एप्सिलॉन नोट का गुना एप्सिलॉन आर से कर दो तो एप्सिलॉन मीडियम होता है।
साथ के साथ नोट किया होगा तो उसको देखते रहना आप लोग, है ना। अब एप्सिलॉन आर क्या होता है, तो इसी फॉर्मूले से बना लिया। एप्सिलॉन आर क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, और ये यूनिट लेस होती है। इसका वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होता है, एयर के लिए 1 होता है, और 80 पानी के लिए होता है, मेटल कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होता है। एक बार फिर से कूलम्ब्स लॉ में एंटर करते हैं। इतना छाप लिया होगा, अभी तो कूलम्ब्स लॉ की थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई, क्वेश्चन इतने सारे। हाँ, अपन कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, तो F जो लिखा था हमने वैक्यूम के लिए, तो F वैक्यूम के लिए कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और फिर क्या है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलो यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक राज की बात बता रहा हूँ मस्त वाली। ओके, तो यहाँ पर क्या आया F बराबर F वैक्यूम के लिए कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मान लो मैंने कोई मीडियम लिया और उस मीडियम में मैं कितना कूलम्बिक फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में वो देखना चाह रहा हूँ, तो फॉर मीडियम F मीडियम निकालूंगा, है ना, फोर्स लगने वाला है मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए आपको कुछ ना कुछ एप्सिलॉन मीडियम दिया होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम लिखोगे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो पहले वैक्यूम के लिए क्या एप्सिलॉन नोड आता है फॉर्मूले में, अगर आप मीडियम में कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हो उसके लिए एप्सिलॉन मीडियम आता है, तो ये एप्सिलॉन मीडियम है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाएंगे एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू कितनी होती है, अभी लिखा है एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन R। तो यहाँ पर F मीडियम जो होगा ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम की जगह कितना लिखेंगे एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा ध्यान दें, अपन क्या ध्यान दें कि ये जो चीज़ है ये जो मैंने गोले में ले ली, इस एप्सिलॉन R को छोड़ दिया जाए तो बची हुई सारी की सारी चीज़ किसके जैसी है, इसके जैसी है। ओके, ये क्या है, ये F वैक्यूम है। तो आप F मीडियम को ऐसे भी लिख सकते हो F वैक्यूम बटा एप्सिलॉन R। ये राज की बात है, ये आपको याद रखनी है, ये बड़े बड़े सवाल हल करने में मदद करेगी। क्या कि वैक्यूम के लिए मीडियम के लिए फोर्स जो होता है वो वैक्यूम के फोर्स का 1/एप्सिलॉन R गुना होता है। ये एप्सिलॉन R जो होगा ना, अभी मैंने बताया वैक्यूम के लिए कितना आया था 1 आया था, एयर के लिए 1 आया था, पानी के लिए 80 आया था, और मेटल्स के लिए इन्फिनिटी आएगा। मतलब अलग अलग चीज़ें जो होंगी ना उनके लिए एप्सिलॉन अलग अलग होगा, लेकिन आपने ध्यान दिया 1 से ज़्यादा ही हो रहा था हमेशा। तो ये एप्सिलॉन R जो होगा ना, ये एप्सिलॉन R हमेशा ही 1 से ज़्यादा होगा, 1 से बड़ा होगा। ओके, एप्सिलॉन R हमेशा 1 से बड़ा होगा। जब ये हमेशा 1 से बड़ा होगा तो कोई वैल्यू होगी जिसमें 1 से बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो ये वैल्यू छोटी आएगी। तो आपसे पूछा जाए F मीडियम और F वैक्यूम में ज़्यादा कौन सा होगा, यानी मीडियम में कूलम्बिक फोर्स और वैक्यूम में कूलम्बिक फोर्स में ज़्यादा कौन सा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है F मीडियम और F वैक्यूम में F वैक्यूम ज़्यादा होगा, निर्वात का कूलम्बिक फोर्स ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना। पहले मैंने आपसे सवाल किया था, दो गोले पास रखे हैं, स्पेस में रखे हैं, एयर में रखे हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों गोलों को उठा करके मैं तेल में रख दूँ, अब दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो कंडीशन ए और कंडीशन बी किसमें फोर्स ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कंडीशन ए में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है बीच में, उसमें बीच में क्या आ रहा है तेल आ रहा है। अब इसी को मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, क्योंकि एप्सिलॉन R की वैल्यू तेल के लिए हमेशा ज़्यादा होगी, कोई भी मीडियम ले लो उसके लिए एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी दिया जाएगा। तो जो मैंने राज की बात सीखी है वो राज की बात क्या है, ये राज की बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, F जो होता है मीडियम के लिए वो होता है F वैक्यूम बटा हुआ एप्सिलॉन R। ओके, एप्सिलॉन R के लिए आपको जनरली, मैंने तो बोला रिलेटिव परमिटिविटी है, लेकिन क्वेश्चन जो आएंगे क्वेश्चन पे क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन पे लिखा रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विद्युत पारगम्यता। ओके, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा हुआ आएगा। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर सॉल्व करूंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन की थीम बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसे कि दो चार्जेस किसी डिस्टेंस पर फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, दो चार्जेस किसी डिस्टेंस पर फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। आप भी सॉल्व करना, देखिए आप कितनी जल्दी आंसर ला सकते हैं। दो चार्जेस किसी मीडियम में फ्री स्पेस में किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 18 न्यूटन का है, 18 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 18 न्यूटन। कब, जब ये फ्री स्पेस में पड़े, फ्री स्पेस या वैक्यूम में पड़े हैं। अब क्या किया जाता है, इन दोनों चार्जेस को उठा करके एक ग्लास मीडियम में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, ग्लास मीडियम में। उस ग्लास मीडियम में इतने ही डिस्टेंस पर रखा जाता है जितने डिस्टेंस पर पहले थे, तो सेम डिस्टेंस पर इनको ग्लास मीडियम में रखा जाता है। उस टाइम पर उनके बीच का फोर्स कितना होगा, यदि ग्लास मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऐसे बोलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन R 6 है, ग्लास मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, दो चार्जेस हवा में रखे लें और दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स 18 न्यूटन का है। अब इतने ही डिस्टेंस पर इनको ग्लास मीडियम में रख दिया, जब इनको ग्लास मीडियम में रख दिया तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, अगर ग्लास मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन में क्या है, दोनों जो फोर्स है दोनों जो चार्ज है कहाँ पर रखे हुए हैं, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, ये दोनों फ्री स्पेस में रखे हुए हैं, किसी डिस्टेंस R पर रखे होंगे।
तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F बराबर के क्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। और जो कि आपको कितना दिया है, जो कि आपको 18 न्यूटन दिया है क्वेश्चन के अंदर। ओके, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब दूसरी स्टेप में क्या कर रहा है कि दोनों को सेम डिस्टेंस पर रख रहा है, ये Q1 और Q2 चार्ज दोनों को सेम डिस्टेंस पर रख रहा है। डिस्टेंस अभी भी आ रहा है, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ मीडियम भर दिया। ये लो, इनके बीच में ऐसे कुछ ना कुछ मीडियम भर दिया। क्या भरा था? ग्लास मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया? एप्सिलॉन R इसका दिया है 6। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो अपन लिखेंगे एफ मीडियम। एफ मीडियम बराबर क्या होगा? एफ मीडियम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और फिर क्या है आगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो डिस्टेंस अभी भी R है, तो R का स्क्वायर ही रखा जाएगा, R स्क्वायर। और इसको आप लिखोगे एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? ये 6 दे रखी है, तो ये रख दिया 6, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको अपन क्या दे देंगे? इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का भाग लगा देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में भाग लगा देंगे इक्वेशन सेकंड का। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है 18 बराबर, देख लो इधर, 18 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो गणित थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, मैं डायरेक्ट भाग लगा रहा हूँ। इधर नीचे क्या है? इक्वेशन 2 का भाग लगाओगे तो एफ मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इंटू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2 बार क्यों करना पड़ता है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया 6, तो ये रहा 6। ओके, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, तो बचा क्या? 18 बटा एफ मीडियम बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटा कुछ भी नहीं, ओहो 6 बटा 1 है ना, कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब आप एफ मीडियम को इधर भेजोगे, 18 इसको 6 को इधर भेजोगे, तो एफ मीडियम बराबर क्या हो जाएगा? 18 बटा 6। 18 बटा 6 कितना होता है? 3। तो 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो देखो जब आपने फ्री स्पेस में रखा तो 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उतनी डिस्टेंस में आपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भरा तो 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये सारा करते हैं, फर्जी है तरीका, सही है, फर्जी है, अब नहीं करना ऐसा। अपने को अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और यही है तो इतना डेरिवेशन कर रहा है। क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आया है तो आपको इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना। इसके लिए आपको ये राज की बात सीखी है। तो थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या लिखा था? एफ मीडियम बराबर एफ वैक्यूम बटा एप्सिलॉन R। एफ मीडियम निकाल रहे हैं अपन, एफ मीडियम बराबर एफ वैक्यूम। वैक्यूम का फोर्स कितना दिया भैया? 18 दिया, ये रहा 18 बटा एप्सिलॉन R कितना दिया? 6। 18 बटा 6 डायरेक्ट आंसर, 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आ गया क्वेश्चन, आप ही कर लो। 2 चार्ज हैं, दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 20 न्यूटन है। अब उनको किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में सेम डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। तो आप बताओ कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स अब कितना होगा? तो बोलो 20 और बटा 2 करोगे, आंसर डायरेक्ट 10। ओके, तो आप हवा में भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर कंसेप्ट आपको ध्यान से आता है तो आपको याद रखना एफ मीडियम बराबर एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R। ये बातें हो गई कूलॉम्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन की। और चलते हैं आगे, साथ के साथ नोट करते रहना भैया, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेना। हाँ जी, ये सीख लिया। अब क्या सिखा रहा हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुआ, कूलॉम्स लॉ ही चल रहा है। अब अपन देखेंगे कूलॉम्स लॉ जो मैंने देखा एफ बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको वेक्टर फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं? तो इसके वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। देखो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको कूलॉम्स लॉ लिखना है, कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, हिंदी में बोलेंगे कूलॉम नियम का सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? तो पहले तो आप 11th क्लास में जो अच्छे से डीपली इस वेक्टर पढ़ के आए हो, आपको अच्छे से याद होगा, मेरे को पता है आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तो आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है तो वेक्टर के सारे रूल याद होंगे। आप कोई भी वेक्टर लिखते हो, ए वेक्टर या ए सदिश बराबर ए यानी ए का परिमाण इंटू ए कैप, ये क्या है? ये वेक्टर लिखने का तरीका है। ये चीज़ क्या है? ये वेक्टर है। ये चीज़ क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, हिंदी में इसको परिमाण कहते हैं। और इसके पास में जो लिखा है ये चीज़ किसको बताती है? ये डायरेक्शन को बताती है, किसको? डायरेक्शन को। ओके, तो आप किसी भी वेक्टर को लिखते हो तो एक तो चीज़ लिखी जाती है मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज़ लिखी जाती है डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को मिलाकर ही वेक्टर बनता है। वेक्टर बोल दिया तो उसकी डायरेक्शन होनी जरूरी है, और डायरेक्शन बोली तो उसका मैग्नीट्यूड भी होना जरूरी है। अच्छा, जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड नहीं होता है, अलग बात है, वो वेक्टर के केस में अलग बहुत सारी डिटेल्स भी आती है, अलग चीज़ है। लेकिन बेसिकली अगर आपको वेक्टर लिखना है तो वेक्टर के लिए आपको एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ। तो कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एफ नहीं लिखना है बल्कि एफ वेक्टर लिखना है। एफ वेक्टर बराबर
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, ये तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, के का कुछ ना कुछ मान है, 9 × 10⁻9, के Q1 Q2 चार्ज है, आर डिस्टेंस है, तो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन कहाँ है, बिना डायरेक्शन के तो कोई वेक्टर होता ही नहीं है। तो इसके लिए जहाँ पर वेक्टर के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो यहाँ पर भी वेक्टर है तो डायरेक्शन के लिए आर कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर कैप, जो किसको बताता है, जो वेक्टर फॉर्म की वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। तो ये गुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है जो आपकी किताबों में लिखा रहता है। बोलो बातें समझ में आ गई क्या? ओके, एक और नई चीज़ बताऊँ क्या, वो चीज़ थोड़ी आपको अजीब लगेगी लेकिन बता देता हूँ। क्या बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आप ए वेक्टर लिख रहे हो तो इसका ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप लिखा। मैं बोल दूँ आर वेक्टर लिख के बताओ, तो आप क्या लिखोगे, आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप, ऐसे लिखोगे। ओके, इससे आप ये लिख सकते हो, ए आर वेक्टर बराबर आर इंटू आर कैप। अब देखना जादू, देखना जादू, आप लिखोगे आर कैप बराबर आर वेक्टर बटा आर, इस आर कैप को ऐसे तो इसको अपन भेज दो। ओके, आर कैप का मतलब आगे लिख सकते हो आर वेक्टर बटा हुआ इसको उठाया और यहाँ रखा, तो एफ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस जगह पे आपके लिखोगे आर कैप की जगह आर वेक्टर बटा आर, तो ये आर वेक्टर बटा आर। अब देखना एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटा आर। अब देखो आर का स्क्वायर ये है और आर ये है, तो आर क्यूब हो जाएगा और आर वेक्टर। ओ माय गॉड, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो हमने देखा ही नहीं था, किताब में तो यही दिया था। ओके, आरबीएससी की किताब में कुछ भी दे रखा हो, गाइड में कुछ भी दे रखा हो, ये भी वेक्टर फॉर्म ही है, ध्यान रखना। तो वेक्टर फॉर्म में आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और ये क्या है, ये है। तो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए। तो अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो पहले मैं दोनों तरीके यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए, टिपने में आसानी हो जाए। दोनों तरीके देख लो वेक्टर के। हाँ जी, एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, पहला तरीका तो ये कैप किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। दूसरा क्या सिखाया, एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, ये किसको बताता है, वेक्टर के सामने वेक्टर लिखा है, मतलब अब डायरेक्शन को यही बता देगा। ये क्या होगा, ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा, क्या होगा, पोजीशन, उसकी पोजीशन को बताने वाला। ओके, हाँ, पोजीशन वेक्टर आपने 11 में पढ़े। अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि मेरी आत्मा को साथ के साथ शांति मिल जाए। क्वेश्चन आपको बताना है कि Q, स्मॉल q पर फोर्स कितना लग रहा है कैपिटल Q के कारण। फोर्स ऑन स्मॉल q चार्ज ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q। कैपिटल Q चार्ज की वजह से स्मॉल q चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। मैं अलग अलग कंडीशन बनाऊंगा, उन अलग अलग कंडीशन में आपको चार्ज बताना होगा, फोर्स बताना होगा। ओके, इधर x एक्सिस ले रखी है मैंने और इधर मैंने y एक्सिस ले रखी है। ये ओरिजिन पॉइंट है। ओके, O 0 0 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है कैपिटल Q, इस ओरिजिन पॉइंट पर एक चार्ज पड़ा है कैपिटल Q, और यहाँ पर कोई डिस्टेंस है जिसका मैं निर्देशांक लिख देता हूँ यहाँ पर a,0 पर एक स्मॉल q चार्ज पड़ा है। इस स्मॉल q चार्ज पर ये फोर्स जो लग रहा है ये कितना होगा, और फोर्स ऑन, यहाँ पर आपको फोर्स का वेक्टर फॉर्म बताना है, वेक्टर फॉर्म बताना है। ये भी और मेंशन करता हूँ, फोर्स का क्या बताना है, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि आपको अगर वेक्टर फॉर्म नहीं पूछूंगा तो हर कोई बता देगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, और Q1 की जगह एक Q आ जाएगा कैपिटल Q, Q2 की जगह स्मॉल q आ जाएगा, और आर स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, आर की जगह डिस्टेंस a आ जाएगी। सभी निकाल लेंगे भैया, ये 0 ये a है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस a है, तो ये निकाल लेंगे। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा है, मैंने वेक्टर फॉर्म पूछा है। तो देखना, इस क्वेश्चन को दिमाग लगा के हल करना। आप जो है कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करके इस Q चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, या लाल कलर वाला नहीं है आज, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो देखो, ये प्लस दोनों में अट्रैक्शन, प्यार की दुश्मनी, तो देखो दोनों पॉजिटिव तो इनमें दुश्मनी होगी, यानी इस पर लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इस पर लगने वाला फोर्स किससे करो यार, इससे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, एफ वेक्टर। ओके, तो लो आपको वैसे ही पता चल गया, डायरेक्शन की पता ही चल गया। डायरेक्शन किधर लगेगा, इधर। इधर कौन सी डायरेक्शन होती है भैया, इधर की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन को अपन क्या करते हैं, उस डायरेक्शन को अपन करते हैं आई कैप। तो इसको सोल्व कर लो, हाथ तो हाथ सोल्व कर लो। एफ वेक्टर बराबर के, Q1 की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल Q, Q2 की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल q, अपॉन में
ए स्क्वायर की जगह क्या, आर स्क्वायर की जगह ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस ए है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि डिस्टेंस ए कैसे, तो देख लेना भैया, ये इनके निर्देशांक लिखे हैं 0,0, ये निर्देशांक लिखे हैं a,0, मतलब ये जो अगली संख्या लिखी है ये आपको y निर्देशांक बता रही है, और जो पहली लिखी है ये x निर्देशांक बता रही है। तो x में 0 पर पड़ा है, x में a पर पड़ा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, a हो गई। तो a का स्क्वायर, अब बोलो यहाँ पर आप क्या लिखते हो, k q1 q2 अपन r स्क्वायर, r कैप किसको बताता है, डायरेक्शन को। अब r कैप की जगह ये वाली डायरेक्शन कौन सी लोगे आप, ये आप i कैप लोगे, ओके, i कैप डायरेक्शन हो जाएगी। ये लो जी आपका एक ही स्टेप में आंसर आ गया। लेकिन आप थोड़े अच्छे दिमाग लगा के क्वेश्चन को करना चाहते हो तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे बता देता हूँ। इसका दूसरा तरीका इस फॉर्मूले से करो, f वेक्टर बराबर k q1 q2 अपॉन r क्यूब r वेक्टर, ओके, r क्यूब r वेक्टर। तो यहाँ पर आप देखना, आपको r वेक्टर पता होना चाहिए। r वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी पोजीशन, ये रही इसकी पोजीशन का वेक्टर r वेक्टर कितना होगा, इसको अपन r वेक्टर बोलेंगे। और वो r वेक्टर कितना होगा, r वेक्टर जो होगा ये होगा, वेक्टर लिखोगे तो यहाँ पर लिखोगे मैग्नीट्यूड, यहाँ पर लिखोगे डायरेक्शन। तो यहाँ पर इस पोजीशन, इसकी पोजीशन का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये मैग्नीट्यूड है a, लिखा है a, तो मैग्नीट्यूड है a वेक्टर, a, और इसके बाद लिखोगे इसकी डायरेक्शन क्या है, i कैप। तो ये r वेक्टर क्या है, a i कैप, ओके। तो अब यहाँ पे आप लिखो f वेक्टर बराबर k, q1 की जगह कितना लगोगे, कैपिटल Q, q2 की जगह कितना लगोगे, स्मॉल q, अपॉन में a क्यूब, a क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज r, तो a का क्यूब इंटू यहाँ पर r वेक्टर, और r वेक्टर कितना है, a i कैप, तो ये रहा a i कैप। अब देखो यहाँ पर ये है a और ये है क्यूब, कट गया ये, तो f वेक्टर बराबर कितना है, f वेक्टर बराबर है k q अपॉन a स्क्वायर i कैप। बोलो ये और ये सेम है क्या, ओके। तो सर डायरेक्ट ही आंसर आ रहे थे तो वो करने की क्या जरूरत थी, अरे ये तो डायरेक्ट आते, सही बात है, वो तरीका है। इस तरीके से आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें आपको डायरेक्ट आई जे कैप नहीं पता, उसके लिए वो तरीका ही अपनाना पड़ेगा। कराएंगे, वो भी कराएंगे। अभी देखो आपको ये समझ में आया। एक क्वेश्चन आप खुद करना, देखे हवा में आंसर देना चाहो तो भी दे सकते हो। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूँ, वेक्टर फॉर्म ही बतानी है ना, पहला हो चुका है, दूसरे वाले की वेक्टर फॉर्म बताओ। कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताना है। इस कंडीशन में बताओ, ये है इधर y एक्सिस और सॉरी ये x एक्सिस, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर दूसरा, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है दैट इज कैपिटल Q, इसका निर्देशांक 0,0 है। यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है स्मॉल q, इसके निर्देशांक कितने हैं, इसके निर्देशांक में देता हूँ 0,a, यहाँ पर पड़ा है ये। आपको इसका वेक्टर फॉर्म बताना है, बहुत ही आसान है। अब तो आप तुरंत चुटकी में सॉल्व कर दोगे। कैसे सॉल्व करेंगे चुटकी में, देखो f वेक्टर बराबर k q1 कितना चार्ज है, कैपिटल Q, q2 कितना चार्ज है, स्मॉल q, अपॉन में r का स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो इस बार जो होगा अपन y निर्देशांक देखेंगे, यहाँ पर y निर्देशांक 0 है, यहाँ पर y निर्देशांक a है, इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस a है, अपॉन में a का स्क्वायर, और यहाँ पर कैप लगेगा डायरेक्शन के लिए। अब ये कौन सी डायरेक्शन होती है, y वाली, ये जे कैप होती है। ये लो जी भैया, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। क्या आ गया, f बराबर k q अपॉन a स्क्वायर जे कैप। दूसरे तरीके से निकालते हैं इसको, f वेक्टर बराबर k q अपॉन, यहाँ पर जो लेंगे अपन a का क्यूब, तो ये होगा a का क्यूब इंटू यहाँ पर r वेक्टर लेंगे। अब इस पोजीशन के लिए r वेक्टर ये रहा, r वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर होगा ये वाली डायरेक्शन का ये वाला मैग्नीट्यूड कितना a, और इधर की डायरेक्शन कितनी होगी जे कैप, तो a जे कैप, ओके। तो यहाँ पर आप लोगे a जे कैप लिया। अब इसको सोल्व कर दो, खच्चा कट जा, ये कट जाएगा, कितना आएगा, f वेक्टर बराबर k स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर जे कैप। ये लो जी, ये और ये सेम है, लो जी सेम आंसर आ गया, ओके। दो क्वेश्चन आपने अच्छे से किए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ किए, ईमानदारी के साथ किए। अब तीसरा क्वेश्चन करके बताना, ये अगर कर डाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला, क्योंकि दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थे, तीसरा क्वेश्चन आपके समझने के लिए था कि दो क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया। ये इस क्वेश्चन मेन क्वेश्चन की जान है। इस बार मैं क्या करता हूँ, एक गोचा कर देता हूँ, ये x एक्सिस लेता हूँ, ये y एक्सिस लेता हूँ, और चार्ज को मैं यहाँ पे रखूँगा, q को यहाँ पे। इसके निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक है लेते हैं x, y, और यहाँ पर पड़ा है 0,0 और कैपिटल Q चार्ज। फटाफट सॉल्व करके बताओ, वेक्टर फॉर्म में इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल के बताओ। आपको मैं 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट करो। जितने में क्या करता हूँ, जितने में ऊपर के फॉर्मूले मिटा देता हूँ, जगह खाली कर देता हूँ। हो गया, कमेंट करो, आंसर बताओ। नहीं बताओगे क्या,
देख लो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो अपन को एक तो यहाँ की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ओके, और यहाँ पर क्या होना पता होना चाहिए अपने को, सारा सब कुछ पता होना चाहिए, वेक्टर वगैरह। तो यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर x लिखा है, x लिखा है, तो ये x किसको बताता है, इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x, और ये किसको बताता है, इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस कितनी है, y। तो आपको x पता है, y पता है, ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये निकाल लो भैया, ये कितना आएगा, √x² + y², पाइथागोरस लगा दो, सिंपल है, ओके। हाँ जी, मैं इसको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करता हूँ, वेक्टर वाले तरीके से सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका है क्या है, f वेक्टर बराबर k q1 q2 अपॉन r³ r वेक्टर, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस तरीके से जब अपन सॉल्व करना चाहेंगे तो f वेक्टर की ज़रूरत होगी, k की ज़रूरत होगी, और q की ज़रूरत होगी, q1 की दैट इज़ q, और इसकी ज़रूरत होगी दैट इज़ स्मॉल q, अपॉन में r³, r³, अभी r³ को r ही रहने दो, चलो लिख ही लेते हैं, यहाँ पर r निकालना ही मेन बात है। तो r वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो r वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर होगा, इसके निर्देशांक क्या है, x, तो ये होगा xi कैप, x किसको बता रहा है, इसको इस पर xi कैप प्लस yj कैप, ऐसा होगा। ये आप थोड़े बहुत तो वेक्टर पढ़े होगे, लेकिन इतना तो पता होता है कि आपको निर्देशांक दिए होते हैं, तो एक होता है आई कैप, अगर ये 3D में होता है, जेड भी दिया होता है, वो के कैप और लग जाता है, ओके। और इसी के साथ आपको r का मैग्नीट्यूड निकालना भी आता होगा, r का मैग्नीट्यूड, या फिर इसको स्मॉल r भी लिख सकते हैं, ऐसे स्मॉल r बराबर क्या होगा, तो इसको आप कैसे निकालोगे, ये होता है √x² + y² होता है, ओके। जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता देख लेना, 11वीं में पढ़ाते हैं। a वेक्टर बराबर आपको दे रखा है axi कैप प्लस ayj कैप, ayj कैप ऐसे दे रखा होगा। फिर पूछेगा a का मैग्नीट्यूड बताओ, a का परिमाण बताओ, तो कैसे बताते हैं, √x² + ay², ये a का परिमाण होता है, ओके। इस तरह से तीन चीज़ें दी होती, मान लो कि प्लस az के पोर्ट दिया होता है, फिर इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो बताते हैं प्लस az का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ओके। ये वेक्टर वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो ये यहाँ पर अपने पास क्या आ गया, अपने पास r वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर पहले तो वेक्टर फॉर्म लिख दो, इसकी क्या है, xi कैप प्लस yj कैप, और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड कितना है, √x² + y²। अच्छा एक और बात बताओ, ये अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² + y² की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, इसकी पावर 1/2, 1/2 तो ऐसे लिख दी, और ऊपर क्या लगा है, क्यूब लगा है, तो इसको क्या लगा दूंगा मैं इधर 3/2, तो अपना यही आंसर है। दूसरे स्टेप में आंसर आ गया, अगर आपको मेन तरीका पता है तो। f वेक्टर बराबर k q स्मॉल q xi कैप प्लस yj कैप, और कोष्टक में अपॉन में क्या आ जाएगा, x² + y² की पावर 3/2। ये तरीका आपको कब आया, जब आपको मेन तरीका पता हो, तब ये निकालना चाहता है, ओके। तो मेरे को पता है यहाँ पे बहुत को दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने वेक्टर खेल लिया और आपको वेक्टर देख के उल्टी सी हो जाती है, डर लगता है ना। तो कोई बात नहीं, आपके पैर कांप रहे होंगे वेक्टर के नाम सुन के। तो जिसको वेक्टर समझ में नहीं आता, आप कमेंट करके बताना। अगर अच्छे खासी मात्रा में लोगों को वेक्टर पढ़ने की जरूरत है, तो मैं एक आधी क्लास, पूरी क्लास तो नहीं 11वीं की, लेकिन 11वीं में जहाँ पर वेक्टर को अच्छा समझा था, वो वाली क्लास रिकॉर्ड करके भी हम डाल देंगे, ताकि जिनको वेक्टर में परेशानी हो वो वेक्टर को देख लें फटाक से, उनको दूसरे सारे फिजिक्स के चैप्टर में दिक्कत ना आए। बेसिक मैथमेटिक्स या वेक्टर की क्लास अपन डाल देंगे, ओके। तो ये हो गया भैया जी वेक्टर की बातें। आगे बढ़ जाते हैं, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ लिया। अभी भी कूलॉम खत्म नहीं हुआ है, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कूलॉम के ऊपर और भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे हैं, तो चलो उन क्वेश्चन को भी निकाल लेते हैं। देखो कूलॉम का एक और क्वेश्चन चल रहा है, चलो उस क्वेश्चन को कर ही लो तुम। ये क्वेश्चन है, अरे यार तू चलती मेरा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपको नेट फोर्स निकालना है। लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, डायरेक्ट डायग्रामेटिक समझा रहा था, क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लो। ये मैंने इधर लिया कैपिटल क्यू चार्ज, इधर लिया स्मॉल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, और ये भी प्लस क्यू। तीन चार्ज लिए। ये पॉइंट मैंने ए बोला, ये पॉइंट बी बोला, ये पॉइंट सी बोला। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए समबाहु त्रिभुज बन गया है ना। आपको क्या बताना है, आपको बताना है नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पर नेट फोर्स कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट सी पर नेट फोर्स कितना होगा। देखो चार्ज पड़े इतने सारे, तो इन चार्ज पे से फोर्स तो लगेगा। अब वो लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। जल्दी से कैलकुलेट करो, आपका समय शुरू होता है अब। गला सूख गया है, जल्दी बताओ, तुम्हारे लिए कितना बोलना पड़ता है। नहीं बताओगे, चलो मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, अगला आप करोगे। ये इस तरह से मान लो, जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है उसको गोले में ले लो।
अब इसको गोले में लिया और देखो इसके ऊपर फोरस कौन कौन लगा रहा है। इसको समझाने के लिए आपको पहले वेक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ना। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन के लिए भी वेक्टर की जानकारी लगेगी। अरे यार वेक्टर कितना ज़रूरी है, काश 11th में वेक्टर पढ़ लिए होते यार। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट अगर आर वेक्टर आ रहा होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश का रिजल्टेंट आर वेक्टर आ रहा होगा, तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखते हैं अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो ये तो 11th में ज़रूर पढ़ा होगा, नींद में भी याद होगा, ये तो 11th में पढ़ते ही हैं। ओके, अगर 11th में एडमिशन ले तो एडमिशन के टाइम में तुमको यही पढ़ा देते हैं ना, उसको पढ़ाने के बाद फॉर्म भराते होंगे। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो बेसिक होता है रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। cos थीटा क्या, दोनों बीच का एंगल। जैसे मान लो ये ए वेक्टर दे रखा है और ये आपको बी वेक्टर दे रखा है, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो इन दोनों की वजह से लगने वाला जो रिजल्टेंट होगा ये इधर होगा आर वेक्टर। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो वो अपन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ओके, तो इसके अंदर मैं आपको कुछ राज की बातें बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले देखो कि मान लो ये जो ए वेक्टर है, दो कंडीशंस बता देता हूँ। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है भैया जी, पहले मैं इधर लिख देता हूँ, ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ आपको, ये लिख लेना, हर चैप्टर में काम आएगा। एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान। वैसे तो मैं ज्ञान की बातें ज़्यादा करता नहीं हूँ, पर आज थोड़ा सा ज्ञान फेल देते हैं। देखो ए वेक्टर बी वेक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। अगर मान लो कि a बराबर b हो, मतलब जो मैग्नीट्यूड a का है वही मैग्नीट्यूड b का हो, तो आप a की जगह पे क्या लिख सकते हो, b। तो r जो होगा वो होगा अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b की जगह भी क्या लिखोगे, a का स्क्वायर प्लस 2, और इसकी जगह भी क्या लिखोगे, a इंटू बी की जगह भी a, यानी कि a इंटू a नहीं, a स्क्वायर cos थीटा। ओके, इसके बाद r बराबर क्या होगा, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ये क्या है 2a स्क्वायर cos थीटा। ओके, r बराबर अंडर द रूट 2a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस 2a स्क्वायर इधर से चला गया, क्या बचा cos थीटा। तो ये क्या बन गया 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा 2a स्क्वायर, ये जो 1 प्लस cos थीटा होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 प्लस cos थीटा, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। जो मैथ का नहीं है वो डायरेक्टली याद रख लो, ये फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, यहाँ पर 2 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा 4, तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, 4 का रूट कितना होता है 2, a स्क्वायर का रूट कितना होता है a, और cos स्क्वायर का रूट कितना होता है cos थीटा बाय 2। ये देखो जब दोनों वेक्टर सेम आ जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए, तो उस टाइम पे आप इसको क्या लिख सकते हो, r बराबर 2a cos थीटा बाय 2। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली एक साथ लिख देता हूँ, r बराबर 2a cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2। ओके, पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब अगली बात देखना, अगला देखना, अगर मान लो ये जो है ना, ये बनाया कैसे, ऐसे a वेक्टर होगा, ऐसे b वेक्टर होगा, और दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा, और इधर से रिजल्टेंट आ रहा होगा, तो ये थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। अगर मान लो ये आपको थीटा कितना दिया है, एफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, तो दोनों वेक्टर जब 90 डिग्री एंगल पर होंगे उस टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर cos 90 रखोगे और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो r बराबर क्या हो जाएगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो जानकारी आप याद रखना, आपको इस चैप्टर में वेक्टर्स में आने वाले क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कि दोनों वेक्टर सेम हो तो r बराबर क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2, और दोनों अगर 90 डिग्री पर हो तो r बराबर क्या होता है अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखना इसके अंदर मैं कोई कंडीशन अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर देखना, अगर मान लो दोनों वेक्टर है, जैसे ये a वेक्टर है, ये a यहाँ पर लिखो, ये यहाँ पर लिखो, चलो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। कितना है 120 डिग्री। मैं बार बार a b को नहीं लिख रहा हूँ, ये भी a है ये भी है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अगर थीटा 120 डिग्री होगा तो r का वैल्यू कितना होगा, r बराबर यहाँ पर लिखोगे 120 बटा 2 कितना होता है 60, तो 60 का वैल्यू कितना होता है वही जो sin 30 का होता है, sin 30 का कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ओवरऑल 1/2, और 1/2 का वो 2 इस 2 को खा जाएगा, तो r बराबर क्या आ जाएगा a। तो ये आपको ध्यान रखना है, थीटा जब 120 डिग्री दिया हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो उस टाइम पे r बराबर a होगा। दूसरा देखना थीटा बराबर, यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिया है, तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो 90/2 कितना होता है 45, cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 का ये √2 से कटेगा तो क्या बचेगा r बराबर √2a, r बराबर √2a आएगा।
तीसरा देखना, अगर आपको थीटा बराबर मान लो दे रखा है 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आप 60/2 करोगे, 60/2 कितना होता है 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, वही जो साइन 60 की होती है, साइन 60 की कितनी होती है √3/2, तो √3/2 इसको खा जाएगा, बचेगा क्या, r बराबर आ जाएगा √3a। ओके, यहीं पर आप देखना थीटा बराबर आपको 180 दिया हो, थीटा बराबर 180 दिया हो तो 180 दिया होगा तो r बराबर कितना हो जाएगा, 180/2 कितना होता है 90, कोस 90 का वैल्यू कितना है, कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 0। अगला देखना थीटा बराबर आपको दिया है 0, थीटा बराबर 0 दिया है, इसका मतलब दोनों वेक्टर किधर है, सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर देखना थीटा बराबर 0, कोस 0/2 कितना होता है, 0/2 0 ही होगा, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर r बराबर क्या आ जाएगा 2a। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। अच्छा, ये सारे नींद में भी याद होनी चाहिए, सिंपल है, देखो आसान है। यहाँ पर तो मैं वेक्टर बता रहा हूँ, मान लो आप इसको फोर्स के रूप में इमेजिन करो, मान लो मेरे को कोई F फोर्स लगा के इधर खींच रहा है और दूसरा मेरे को F फोर्स लगा के इधर खींच रहा है, अब दोनों ने मेरे पर F और F फोर्स लगाए, तो मैंने तो इधर कर रहा है ना इधर कर रहा है, बीचों बीच, तो जब दोनों तरफ बराबर फोर्स होगा उस टाइम पे मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना होगा 0। तो जब दोनों ही साइड दोनों फोर्स है ना, तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल 180 हुआ, तो 180 डिग्री पर दो बराबर वेक्टर होंगे तो रिजल्टेंट कितना होगा 0। ओके, अब मेरे को एक इधर F फोर्स से खींच रहा है और दूसरा भी मेरे को F फोर्स से खींच रहा है, अब दोनों ही मेरे को F फोर्स से खींचेंगे तो मैं तो इधर चला जाऊंगा, कितने फोर्स से जाऊंगा, F से इसने खींचा, F से इसने खींचा, 2F से। ओके, तो रिजल्टेंट कितना लगा मेरे ऊपर 2F। तो देखो जब दो एंगल के बीच में, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो 0, तो रिजल्टेंट कितना होता है 2a। ओके, तो ये दो तो आपको याद ही होगा, ये 0 और ये 2a। अब देखना मेरे को कोई ऐसे ऊपर खींच रहा है 90 डिग्री से और इधर भी खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं मेरे को F फोर्स और F फोर्स है, तो मैं रिजल्टेंट किधर गति करूंगा, तो मैं रिजल्टेंट इधर की तरफ जाऊंगा। अब मैं इधर की तरफ किस फोर्स से जाऊंगा, तो वो आपको याद है ना √2f से, कहाँ से जाऊंगा √2f से। अब f की जगह मैंने क्या लिया, a लिया। इस तरह से मेरे को एक जना इधर से खींच रहा है F फोर्स से और एक जना मेरे को इधर से खींच रहा है F फोर्स से, लेकिन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 120 डिग्री है। तो अब मैं किधर जाऊंगा, तो मेरे को एक जना इधर खींचेगा और एक जना मेरे को इधर खींचेगा, तो मैं इधर की तरफ जाऊंगा और किससे जाऊंगा F से। तो देखो 120 का r बराबर है, और इस तरह से आपका 60 जाओ, एक इधर खींचेगा इधर खींचेगा √3 से। ओके, तो आपको ये सारणी याद रखनी है, जैसे आप याद रखते हो ना, एक आप छोटी क्लासों में साइन थीटा कोस थीटा की याद रखते हो, तो वैसे आपको ये भी याद रखना है। क्या याद रखना है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर होता है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, उस एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है r एंड थीटा। जब आपका थीटा 90 डिग्री हो तब r आपका √2a आता है, जब थीटा आपका 180 डिग्री हो तो r आपका 0 आता है, जब थीटा आपका कितना हो 60 डिग्री हो तो r आपका √3a आता है, जब थीटा जो होगा आपका वो आपका 30 डिग्री, हाँ 30 क्यों ले रहा हूँ मैं, 120 डिग्री होगा तो ये कितना आएगा आपका, ये a आएगा, और जब ये आपका 0 डिग्री होगा तो ये 2a आएगा। ये आपको नींद में भी याद होना चाहिए, जैसे मैंने रट रखा है आपको भी रखना है। पहले तो सारा सोल्व करके दिखाया, अब डायरेक्ट याद रखना है। ओके, इसी को मैंने इधर लिखा है, रूट देखो 90 पर कितना है √2a, इस 180 पर कितना है 0, 60 पर कितना है, तो देखो 60 पर कितना लिखा मैंने √3 सोल्व करके दिखा था, इधर √3, इधर देखो 120 पर है और 0 पर 2 है। तो ये सारा का सारा आपको याद रखना। अब मैं इधर का मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन करने के लिए जगह चाहिए। अब इधर देखो मैंने क्या पूछा, इसमें आप इधर आ जाओ, जाओ इधर देखो Q 3 चार्ज पड़े हुए, 3 चार्ज पड़े हुए, इन 3 चार्ज के ऊपर मैंने पूछा कि पॉइंट C के ऊपर जो है इस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है, इस डायग्राम को थोड़ा नीचे बना लेता हूँ ताकि क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लूँ मैं। ऐसा रखा है, यहाँ पर एक +Q चार्ज पड़ा है, यहाँ पर एक +Q चार्ज पड़ा है और यहाँ पर भी एक +Q चार्ज पड़ा है। इसके बीच की डिस्टेंस a और a है। अब आपको पूछा गया कि यहाँ पर जो C पॉइंट है इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले देखो जिस पर भी आपको निकालना है सबसे पहले इसको गोले में ले लो। ओके, अब इनके साथ देखो ये इसको नंबर देता हूँ मैं 1 2, तो एक और ये C वाला जो होगा ना इसके साथ प्लस है, प्यार की दुश्मनी, तो भैया जी इन दोनों के बीच में तो दुश्मनी होगी, तो दुश्मनी होगी तो ये फोर्स किधर लगाएगा इधर। ओके, किसकी वजह से लगा, इसकी वजह से, इसको मैं F1 बोल देता हूँ। ओके, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में प्यार होगा कि दुश्मनी होगी, तो इन दोनों में भैया जी प्लस है तो क्या होगी दुश्मनी होगी, तो लगने वाला फोर्स है इधर की तरफ होगा। इसको 2 नंबर नाम दिया तो इसको मैं F2 बोल देता हूँ, F2। अब देखना ये जो है ये एंगल कितना होता है। अब मैंने ये डिस्टेंस ए बोली, ये बोली, तो एक त्रिभुज बन गया जिसको अपन बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। अब बोलो ऐसे कट रहा है, ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, मतलब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। अब एक बात बता दूं मेरे को कि ये जो फोर्स होगा F इन दोनों के बीच में Q1 Q2/r² होगा, ये जो फोर्स होगा F2 Q1 Q2/r² होगा। Q1 Q2 सेम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, मतलब F1 बराबर क्या होगा F2। तो F1 बराबर F2 होगा, मतलब ये F2 बराबर भी आप F1 लिख सकते हो। अब मैंने बोला कि दो फोर्स हैं, एक इधर और एक इधर, ये भी F1 है और ये भी F1 है, यानी दोनों का वैल्यू सेम है।
और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा, वो रिजल्टेंट कितना होगा रूट, देखो इधर एंगल कितना है 60 डिग्री, √3f, तो ये √3f आंसर कितना आएगा √3f। तो यहाँ पर इनका रिजल्टेंट इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, दैट इज √3f1, क्योंकि हमने दोनों को क्या है f1 कंसिडर किया। अब आप देखो नेट फोर्स, आप देखो नेट फोर्स ऑन इस पर देखो कि नेट एफ नेट बराबर कितना होगा √3f1। अब √3f1 कितना होगा, f1 कितना होगा, f1 निकाल लो आप, f1 क्या होगा k q1 q2 अपन r स्क्वायर, तो k लिखा, q1 कितना है q, q2 कितना है q अपन r स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है a, ओके, और a का स्क्वायर। अब देखो √3 q1 q2, तो k q स्क्वायर अपन r स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ओके, आंसर आ गया आसानी से। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अब मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, पर मेरे को ऐसा लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और तुमको नींद भी आ गई होगी अब तो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना, तरीका सारा उधर बता रखा है, यहाँ पर देखना। एक बार क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करता हूँ, थोड़ी सी छेड़छाड़ कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 वगैरह आप सॉल्व करना, नहीं तो मैं कल फिर से कराएगा, इसी टाइम पर आएगा, कल नहीं आ पाए तो परसों आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। देखो इधर नहीं, पहले वही वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, A B C 3 पॉइंट है, यहाँ पर +q चार्ज पड़ा है, यहाँ पर भी +q चार्ज पड़ा है, इस बार मैंने यहाँ पर -q चार्ज रखा है। नेट फोर्स ऑन C पर आपको नेट फोर्स निकालना है, ध्यान रखना फर्क है, यहाँ पर चार्ज कैसा कर दिया माइनस। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सोल्व करना, यहाँ पर q चार्ज पड़ा है, यहाँ पर q चार्ज पड़ा है, डिस्टेंस की बता, इन सब की डिस्टेंस a है ना, यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है +q चार्ज, यहाँ पर भी पड़ा है +q चार्ज, इसकी डिस्टेंस a। ओके, इनको पॉइंट नाम दे दिया A B C और D। आपको यहाँ पर भी क्या करना है, इस वाले पर, यानी नेट फोर्स ऑन C पर नेट फोर्स बताना है आपको। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन इसको किसी एक को माइनस करके, जैसे इसको माइनस कर दिया, फिर आपको नेट फोर्स बताना है। ओके, तो 3 क्वेश्चन तो हो गए, चौथा क्वेश्चन भी वो बन ही गया। चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, इसको माइनस करके नेट फोर्स निकालना। तो ये लोग आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कूलाम लॉ से आपने को अगर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो अपन को वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए, और वेक्टर की जितनी मोटे तौर पर मैं जानकारी दे सकता था इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने एक डायग्रामेटिक तरीके से दे दिए। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी लगता है तो आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं मेरे से। तो भैया जी, आपको आज की क्लास कैसी लगी, थोड़ी बड़ी थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको वेक्टर वाला समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे कूलाम से रिलेटेड, और भी करेंगे अपन बातें लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अरे भैया जी, थोड़ा शेयर किया करो यार, तुम लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, पिछली क्लास की तुलना में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में तुम बिल्कुल ही कम कर दिए। अब वापिस से बड़ा तो शेयर अच्छे से करो, तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं भी बंद कर दूंगा इसको, हैं।